तो आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में या आपका जो बिज़नेस है इसने कितना नुकसान बर्दाश्त किया और किस तरह से अब चीज़ें चल रही हैं? लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है इन्वेस्टर्स को कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे उनको डिलीवरीज नहीं मिलती। उधर हमने 3-4 साल की किस्तें बनाई हैं, 1 करोड़ रुपये से नीचे का घर दे रहे हैं। जो लोअर तबका भी है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि वो भी अपना घर बना सके। कम पैसों में अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही लेकिन अखराजात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनकी गुफ्तगू से, जिनकी बातों से आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो वैसे तो वाक़तन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। तैमूर डार साहब इकनॉमिक एनालिस्ट हैं और इसके साथ साथ ये रियल एस्टेट के बिज़नेस के साथ तकरीबन 15 सालों से मुंसलिक हैं। CEO हैं टैब डेवलपर्स के। आज हम इनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस है उसकी क्या वजूहात हैं और ये अपने इल्म की रोशनी में इसको कैसे देखते हैं और किस तरह इसका हल तजवीज़ करते हैं। इसके साथ साथ इनकी कंपनी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रही है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर डार साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अली, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, पहले तो आपको खुशामदीद फाउंडेशन में। और मैं सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने जो है वो अपने बिज़नेस का आगाज़ सबसे पहले कब, क्यों और कैसे किया? क्योंकि आम तौर पे जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करना वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं अली 2006 में जब अमेरिका से पढ़ के आया था तो उस वक्त मेरी फैमिली एक ऑलरेडी का लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस में इन्वॉल्व थी। मैंने उनके साथ वहाँ पे वो बिज़नेस ज्वाइन किया था। इस्लामाबाद के अंदर मैं अपना वहाँ पे एक ऑफिस सेटअप किया था, एक ब्रांच ऑफिस बनाया था जिसको मैं लुक आफ्टर करता था। 3-4 साल वो काम करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता पार्ट टाइम मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की तरफ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा और इवेंचुअली फिर ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो इतना यहाँ पे डेवलप हो गया कि फिर मैंने वहाँ से उस बिज़नेस को छोड़ दी और फिर मैं इसी को अपना कंटिन्यू करियर बना लिया मैंने। सही। सर, वो जो रियल एस्टेट का बिज़नेस था यानी टैब डेवलपर्स का आगाज़ वो आपने कब किया था? वो आप समझेंगे अराउंड 2010-11 के अंदर मैंने किया था। एक 10 मरले का प्लॉट उस वक्त मैंने बहरिया टाउन रावलपिंडी में लिया था और उसके ऊपर मैंने एक घर बनाया था। वो घर बना के फिर मैंने सेल किया था और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जो है ये आगाज़ मेरा हुआ था सफ़र का। सर, इस वक्त जो टैब डेवलपर्स कंपनी है उसके क्या क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सर्विसेज ऑफ़र कर रही है? देखिए इस वक्त तो हमारा DHA लाहौर के अंदर प्रीमियम विलास के 1 कनाल और 2 कनाल के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बहरिया टाउन में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं हमारी, उन पे हम काम कर रहे हैं। 5 मरले का जो विलास हैं उनका एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। 3 मरले के विलास हैं उनका प्रोजेक्ट चल रहा है मुल्तान रोड के ऊपर और इंशाल्लाह बहुत जल्द गुलबर्ग में हमारी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग आ रही है, प्रोजेक्ट आ रहा है। तो 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इस वक्त जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर, बहुत सारे लोग जैसे ये कोविड के बाद जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से भी ख़ास तौर पे बिजनेसेस वो मुतासर हुए हैं, उसमें जो है मसाइल भी ज़ाहिर है लोगों ने फ़ेस किए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट के बिज़नेस में या आपका जो बिज़नेस है इसने कितना नुकसान बर्दाश्त किया और किस तरह से अब चीज़ें चल रही हैं? देखिए रियल एस्टेट के बिज़नेस की अनफॉर्चुनेटली मसला है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना लोग इसको प्रॉब्लम समझते हैं, बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोल्यूशन है जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है और हमारी जो एक इकोनॉमिक साइकिल है उसके अंदर एक सोल्यूशन का काम कर सकती है। गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली ये समझती है कि क्योंकि यहाँ पे लोग अपना पैसा पार्क करते हैं, अपने ब्लैक को वाइट करने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो इसको जो है वो टैप करती है बार बार और कोशिश करती है, डिस्करेज करती है कि लोग इस तरफ आएँ। बट अगर आप देखें डेवलपमेंट साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो कितनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आती है, इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी क्रिएट होती हैं, कितने लोगों को नई रेजिडेंसेस मिलती हैं, कितने लोगों को नई वर्किंग स्पेसेस मिलती हैं यहाँ पे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट इसको सही तरह से कैटेगराइज करे, इसको प्रॉपर एक इंडस्ट्री बनाए, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने दौर में इसको इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की थी, अगर उस तरह इसको बनाया जाए तो ये पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक सोल्यूशन का बहुत ज़्यादा हल है और यहाँ से पाकिस्तान बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो एनुअली तौर पर निकाल सकता है और अपना जो कर्जा है उसको भी उतारने में काफ़ी मदद कर सकती है। बट राइट नाउ अभी चूंकि पूरे मुल्क के हालात डाउन हैं, लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट रेट बैंक से आपको अभी भी 18-19% पे मिल जाता है, तो लोगों का इंटरेस्ट अभी ऑब्वियसली यहाँ पे डाउन है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कारोबार लोगों के कम होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बहुत, लैंड प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ कर गई हैं, जिसकी वजह से जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। सर, आपकी कंपनी किस तरह से एक वैल्यू एडिशन करती है, या जैसे आप कह लें कि एक यूनिक वैल्यू जो आप समझते हैं कि आपकी कंपनी सिर्फ दे रही है, वो क्या है? उसके अंदर देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बड़ी छोटी छोटी बताता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी है कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है इन्वेस्टर्स को कि वो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे उनको डिलीवरीज नहीं मिलती। अभी भी आप गुलबर्ग में देखें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो
कुछ सेल हुए हैं, कुछ उनकी सेल्स नहीं हुई, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को टाइम पे जो है वो डिलीवर नहीं किया जा रहा। सही। तो सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि हम अपने बिज़नेस के अंदर इसको डिलीवरी को यकीनी बनाएं, और जो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने अपने टाइम पे डिलीवर किए है, और लोगों की पेमेंट्स आए ना आए हम अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि हम कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि जहाँ पे जो लोअर तबका भी है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि वो भी अपना घर बना सके। अभी हमारा 3 मरले का एक प्रोजेक्ट है मुल्तान रोड के ऊपर, उधर हमने 3-4 साल की किस्तें बनाई हैं, 1 करोड़ रुपये से नीचे का घर दे रहे हैं लोगों को, ताकि वो उसके अंदर अपने 3-4 साल के अंदर अपनी पेमेंट्स ईजीली पे ऑफ कर सकें। 5 मरले का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम 50 विलास बना रहे हैं DHA के करीब, वहाँ पे 2 साल का पेमेंट प्लान हमने दिया है। इसी तरह हमारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, उनके अंदर भी हम ईजी पेमेंट प्लान देते हैं, डिलीवरी टाइम पे देते हैं, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसको मेनटेन करते हैं कि वो हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रहा है, कम पैसों में अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ग्रे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। सर आपको क्या लगता है कि लोगों का ये पिछले 4-5 सालों की अगर हम बात करें तो क्या उनका बिहेवियर है, बाइंग पावर उनकी थोड़ी सी ज़ाहिर है फ़र्क पड़ा होगा, कम हुई होगी, तो अब वो उस तरह की चीज़ें जैसे पहले वो बाय कर रहे थे प्रॉपर्टी में, वो अब वैसी ही चीज़ें बाय कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाइंग पावर कम हुई है। अगेन इन्फ्लेशन ने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है पाकिस्तान में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना पैसा लगाने से डरते हैं क्योंकि करेंसी डिवैल्यू होती है। अभी भी हमारी करेंसी तकरीबन 275-280 के पास है, बट प्रोडिक्शन ये की जाती है कि ये 325 के पास जाएगी। तो 50 रुपये का लॉस है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको अफोर्ड करना नहीं जाता। बट अगेन हमारे सबसे बड़े बायर्स वही हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी के, तो वो फिर भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बाइंग पावर कम हुई है, उन्होंने इन्वेस्ट करना कम किया। जो लोकल हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनकी तो इन्फ्लेशन की वजह से वैसे ही काफ़ी मुश्किलात हैं, उनको रिस्क लगता है क्योंकि वो डिलीवरीज नहीं हुई प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको अपनी डेली रनिंग के लिए पैसा चाहिए। तो डिस्करेजमेंट तो काफ़ी हुई है, बट देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इसके अंदर। सर इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, बीइंग एन इकोनॉमिक एनालिस्ट, आप इसको कैसे देखते हैं कि इस सिचुएशन में इसका क्या हल निकाला जा सकता है? प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है सबको पता है कि इन्फ्लेशन है और लोगों की आमदन कम है, ख़र्चे ज़्यादा हैं। अगर वो कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो पहले जो चीज़ कम पैसों में मिल जाती थी अब वो बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब इसका हल क्या है? एक आम जो तबका है, मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास भी, अब तो खैर सभी किस तरह उसको फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, वो बिल्स की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसके अंदर तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हुकूमत अपने अखराजात काम करे। जब तक वो अपने अखराजात काम नहीं करेंगे, हमारे टैक्स कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगी, हमारी जो अखराजात हैं आमदनी से कम नहीं होंगे, तो हमारे मुल्क की हालात बेहतर नहीं हो सकते। पहले तो हम ये IMF के पास जाने का लोग देखते थे कि यार IMF के पास जा रहे हैं और हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, बट अब तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि IMF के पास जाएं और कुछ पैसा हमारे पास आए। तो सबसे पहले तो हुकूमत को अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग अपने पास लेके आनी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ इनको लेके आनी पड़ेंगी। IPPs के साथ जो भी शदीद मसला चल रहा है, ये लगाए गए थे कि हमारा जो जून और जुलाई का शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जा सके, बट अभी एंड में हमारे गले पड़ते जा रहे हैं और लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। अभी आप ये देखें कि जो उन्होंने 200 यूनिट वालों का रिलीफ दिया था सितंबर अक्टूबर तक, तो सवाल तो ये बनता है कि आपने ये पहले वाटर टेस्ट किए क्यों थे उनके ऊपर इतने बिल लगा के? अगर आपको पता था कि लोगों ने चीखें मारनी है तो आपने इस चीज़ को किया ही क्यों था? पहले क्यों नहीं उसको एनालाइज किया? अब लोगों ने चीखें मारी हैं तो आपने इसको कम कर दिया। तो थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों का भी ख्याल होना चाहिए। अपने अखराजात कम नहीं हो रहे, अपनी कैबिनेट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बढ़ाती जा रही है, इवन जो सूबाई गवर्नमेंट्स हैं सारी जितनी भी हैं वो सब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती अपने अखराजात के ऊपर। पॉलिटिकली मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा हमें। जब तक मुल्क में कंटिन्यूटी नहीं आएगी पॉलिटिकली, हालात जो हैं वो बेहतर होना बहुत मुश्किल हैं। अगर आप देखें 2013 से 17 तक जो है, पहले भी हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे हालात है कारोबार करने के, बट जब नवाज शरीफ साहब को उस वक्त हटाया गया उसके बाद फिर डाउनफॉल शुरू हुआ, फिर इमरान खान साहब आए, थोड़ी सी कंटिन्यूटी आई, लेकिन 2.5-3 साल बाद उनको भी हटा दिया गया। तो अब तो 2 साल के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है लोगों को। सर आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में आपको कुछ नज़र आता है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में आती हुई, चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हुई? इस वक्त करंट सिनेरियो में तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? अभी तो देखें मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि अभी तो जो लड़ाई है वो ईगोज़ की पे चली गई हुई है। कोई भी अपने आप को पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। तीनों पार्टीज़ हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इमरान खान हो गया या नून लीग गवर्नमेंट हो गई, वो अपने आप को बैकफुट पर लेके जाना नहीं चाहते। ईगोज़ की वॉर है इस वक्त। जब तक कोई मिडिल वे नहीं ढूंढेंगे तो कैसे आगे बात चलेगी पॉलिटिकली या इकनॉमिकली, ये कैसे सोचेंगे? देखें, एक
होप लोगों को ये है कि शहबाज शरीफ चूँकि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पंजाब में उन्होंने डिलीवर किया हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ के केसेस थे उनके ऊपर या नहीं थे, बट पंजाब या लाहौर के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली काफ़ी अच्छी डिलीवरी दी है। तो लोगों को ये उम्मीद है, लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि यार ये फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हैं तो उम्मीद है कि ये कुछ अच्छी पॉलिसीज़ हमारे लिए लेके आएंगे। बट अगेन आई थिंक कंटिन्यूटी चाहिए पॉलिटिकली, हमें फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग चाहिए, हमें विजनरी लोग चाहिए हमारी लीडरशिप में जो हमें निकाल सकें। पाकिस्तान देखें है तो गरीब मुल्क ही, तो गरीब मुल्क ने कर्जे लेके ही आगे चलना होता है, बट हमें उसको खर्च करने का भी तरीका आना चाहिए। सर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो भी सियासी क़यादत है उसमें हमेशा से एक टीम का इशू रहा है कि अगर ऊपर कोई बंदा ठीक भी है, या जैसे आप शहबाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं, तो सर टीम की वजह से क्या मसाइल होते हैं या क्या इसमें प्रॉब्लम है, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, टीम की वजह से प्रॉब्लम्स तो होती हैं बिल्कुल। अगर कॉम्प्रोमाइज़ लोग आपकी टीम में होंगे तो ऑब्वियसली आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। हमें क्लीन लीडरशिप चाहिए। पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब से ख़राब तो होती जा रही है। अच्छे लोग इसमें नहीं आना चाहते क्योंकि इसके अंदर आ जाएं और अगर आपको अच्छी कोई सीट मिल जाए तो उसके बाद आपका जो है वो तिया पांचा निकाल दिया जाता है। बट हमें क्लीन लीडरशिप चाहिए, विजनरी एजुकेटेड लोग इसके अंदर चाहिए। जो हमारे पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए। नए जो लोग हैं जो अपने 40s में, अपने 50s में, उनको आगे आने देना चाहिए। थोड़ी सी डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए हमें। अभी मरीम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है इस चीज़ का कि वो पाकिस्तान को जो एक अच्छा विजन दें इंस्टेड ऑफ कि वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों को नवाजें। सर हमारे यहाँ जो अनसर्टेनिटी है इससे हमारी यूथ, आप तो सियासत में आने का कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली मुल्क ही छोड़ के जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बाहर ही जाके कहीं स्टेबल हो जाएं। वो जैसे वो पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, वो एक मीम भी आती है सोशल मीडिया पे, तो ये नेगेटिव चीज़ है, नहीं होनी चाहिए ऐसी। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बाहर जाके सेटल होना, वहाँ से ज़ाहिर है कि रेमिटेंसेस तो आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन है, या ख़ुद लीडरशिप की तरफ आना पॉलिटिक्स में ना ये सलूशन है? देखिए, अल्लाह ताला ने ना इंसान को किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। बाहर जाके पैसे कमाना तो आप ऑब्वियसली सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, बट इंसान को जो है उसका मकसद दुनिया में आके लोगों के लिए हेल्प करना है और उसके लिए बाकी इंतजामात करना है। बट ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों के पास तो सहूलियात हैं या जो लोग अपने मुश्किल वक्त से आगे निकल गए वो तो ये कर सकते हैं, बट छोटे बुरे टाइम में मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। तो आई ऑलवेज थिंक एंड आई बिलीव कि पाकिस्तान कारोबार करने के लिए दुनिया में बहुत अच्छी जगह है। थोड़े से यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक बिजनेसमैन के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो नौकरी पेशा बंदा है उसके लिए यहाँ पे हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं क्योंकि आमदनी उतनी बढ़ नहीं रही, लेकिन अखराजात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, बट लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाहर जाके इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे आपको वहाँ जाके लोग करते भी, वहाँ पे जाके लोग करते भी हैं, बट आप ये देखें वहाँ पे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जाके एक बहुत लो लेवल जॉब्स भी वहाँ पे करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा फिर भी वो कमा रहे होते हैं। बट देखें, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में ज़बान दी है, नीयत दी और कोशिश दी है। अगर आप इन तीन चीज़ों के साथ लगे रहेंगे तो मतलब इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी पाकिस्तान में है। नौकरी पेशा बंदे के लिए मुश्किल है, बट बहुत सारे नौकरी पेशा लोग हैं जो इस मुल्क में अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो बाहर नहीं जाना चाहते मुल्क से। बाहर जाना जो है वो एक सिर्फ लगता है कि आसानी होगी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मेहनत है और मुश्किलात वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। सर कोई ऐसे बिज़नेस इस वक्त आपके जहन में है जो इस सारी सिचुएशन में लीस्ट इफ़ेक्ट हुए हैं, या आपको लगता है कि अगर अभी भी कोई उस बिज़नेस को स्टार्ट करे तो वो जल्दी ग्रो कर सकता है और जल्दी वो अपने आप को भी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकता है? अभी तो इस वक्त तो मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो पाकिस्तान में डिस्टर्ब्ड हैं और काफ़ी जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी हुए हैं। बट आई थिंक एक आईटी का सेक्टर है जहाँ पे जो आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं और जो आप डिफरेंट जगहों पे बैठ के, और एक ऑनलाइन पोर्टल हैं वहाँ पे बैठ के आप फ्रीलांस काम करते हैं, वहाँ पे अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो आईटी के लोग हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, जो मार्केटर्स हैं, जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं, वो अभी भी फ्रीलांस, बहुत सारे यूके, यूरोप और गल्फ में उनके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो घर से बैठ के, इवन ऑफिस में बैठ के काम कर लेते हैं। पैरा लीगल सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान से लोग बैठ के डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं अपने डिफरेंट लॉयर्स को दुनिया में। तो इस तरह के काम जो हैं वो अभी भी, उसमें अर्निंग भी आपकी डॉलर्स के अंदर होती है। तो अभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रियल एस्टेट का एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा चाहिए शुरू करने के लिए, बट क्योंकि लैंड महंगी होगी, बट वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है।
एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वहाँ पे अभी भी अब वहाँ पे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी अवेलेबल हैं। तो देखें अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, बट दरवाज़ा भी तो आपको लगाना ही है उसके लिए। तो अनटिल अनलेस आप जब तक जो है अपना दरवाज़ा नहीं लगाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आपको घर से आगे कोई उठा के ये नहीं बताएगा कि आपने क्या काम करना है। अच्छा सर, आजकल सोशल मीडिया भी है, इसके अलावा भी आप लोगों की लाइफ को भी देखते हैं, उनके कपड़े, जूते, हर चीज़ लोगों की आप मॉनिटर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो चीज़ पैदा हो जाती है कि मैं ये भी ख़रीद लूँ, वो भी ख़रीद लूँ। एक आम आदमी जो जिसकी कोई 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए तनख्वाह है, वो अपने ख़र्चों को कैसे मैनेज करे? बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ जिससे वो एक उस सिचुएशन से बच जाए जिसमें उसके पास कुछ भी ना हो या मंथ के एंड पे उसके पास कुछ भी ना बचे। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको फिर इसमें सिंप्लिसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। बट आजकल जो हमारा सोशल सर्कल है, सोशल जो एटमॉस्फेयर है, वो इतना टॉक्सिक हो गया हुआ है कि आप कंपटीशन में, हर इंसान कंपटीशन में है। किसी के पास नया फ़ोन है तो दूसरा बंदा भी फ़ोन लेना चाहता है और ईज़ ऑफ बाइंग बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आपको घर पे डिलीवरी मिल जाती है, कैश ऑन डिलीवरी। ये चीज़ पसंद आए तो पैसे दे दें, ना पसंद आए तो आप पैसे नहीं देते उसके। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मोटरसाइकिल मिल जाती है, मोबाइल मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल जाती हैं। तो ऑब्वियसली लोगों ने अपने आप को ओवरबर्डन तो किया ही है। सोशली जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेयर प्रेशर है लोगों के ऊपर अपनी सराउंडिंग्स का। तो आई थिंक सिंप्लिसिटी और अपने ऊपर थोड़ा सा काबू आपको रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग नहीं कर पाते वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो है अल्टीमेटली आपको ये स्ट्रेस की तरफ आपको जाता है एंड देन यू आर नॉट एबल टू मेक अप योर फाइनेंसेस एवरी मंथ। सही है, तो इस पे चेक एंड बैलेंस रखें। इस पे बिल्कुल चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए डेफिनेटली। सर, आपकी लाइफ में आपकी अर्ली एज में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जिनको देख के आपने ये सब कुछ सीखा और आप आज इस मकाम पे पहुंचे और बिजनेस भी किया? देखिए, अर्ली एज में तो ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त आइडिया नहीं था कि क्या करना है। जब मैं पढ़ के वापस आया तो मैंने अपने मामू हैं खालिद मीर, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। मैं यूएस से पढ़ के आया था, मुझे यहाँ की इन्वायरमेंट का काम करने का इतना आइडिया नहीं था क्योंकि उससे पहले मैंने पाकिस्तान में काम नहीं किया था। तो यहाँ पे जो वर्क एथिक है काम करने का मैंने उनसे सीखा। मैंने ये देखा कि फाइनेंशियली अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपनी टीम कैसे बनानी है, ऑपरेशनल वाइज आपने कैसे काम करना है। तो ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस। उसके बाद जब मैं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की फील्ड में आया तो मतलब माय फादर इन लॉ या मेरे फादर जो हैं वो इस फील्ड में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट माय फादर हैड अ रियली गुड टेक्निकल नॉलेज ऑफ दिस बिजनेस। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया टेक्निकली। माय फादर इन लॉ इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस में कि वो मुझे उन्होंने विज़न बताया कि एक अगर आपने बड़ा कारोबारी शख्स पाकिस्तान में बनना है, अगर आपने कोई कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी है तो उसमें आपको अपना विजन क्या रखना चाहिए। आपने बड़ा काम करना है तो आपने बड़ा कैसे सोचना है, किन लाइंस पे काम करना है। तो ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प और सपोर्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। सर, बिज़नेस के दौरान कभी आपने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस की, कोई ऐसा फेज़ आया हो जहाँ आपको लगा हो कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, कभी सोचा हो आपने ऐसा? देखिए, रोज़ आता है आजकल, तो तकरीबन रोज़ ही आता है कि यार किधर फंस गए हैं, कोई समझ नहीं आ रही बात की। बट देखिए, अल्लाह ताला ने नाउमीदी को गुनाह बनाया है और एक अच्छा बिजनेसमैन तो अपना जो एंटरप्रेन्योर होता है वो स्ट्रगल के टाइम में ही अपने आप को ग्रो कर पाता है। अगर आप स्ट्रगल में अपने आप को अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं और स्ट्रगल में आपके अंदर एक परसिस्टेंस नहीं होगी, आप अपने आप पर सब्र, अपने पर काबू नहीं रख सकते हैं, सब्र नहीं होगा आपके अंदर, तो मुश्किल टाइम के ऊपर आप आगे नहीं निकल सकते। देखिए, एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी जो है ना वो 3-4 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो ये कि आपने ऑनेस्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए सेल्फलेस होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर जो है वो ब्रेवरी होनी चाहिए, एक लीडरशिप, आप रिस्क अपने अंदर ले सके, आप रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो जब ये 3-4 चीज़ें आपके अंदर होती हैं और आप इन सब को आप गैदर कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर, अपने स्टमक के अंदर, तो फिर आपको ये बुरे टाइम के अंदर ये सर्वाइवल करना आपको सिखाते हैं। बिल्कुल, मैं डिप्रेस होता हूँ, मुश्किल हालात में आते हैं, बट जो मेरे करीब के लोग हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं कि अगर मैं अच्छे वक्त में इतना कर सकता हूँ तो बुरे वक्त में ये सर्वाइवल का दौर है। तो ये आप ये समझेंगे इस वक्त ये आंधी आई हुई और जिसने अपने आप को लपेट के बैठ गया और आंधी जब गुजर जाएगी, जो बचेगा वो फिर आंधी के बाद उठ के जो है वो कामयाबी की तरफ दोबारा भी जा सकता है। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? मैं कासिम अली शाह साहब से जो है ना वो कुछ अर्सा पहले मिला था, बल्कि सामने वाले ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनको कहा था कि मुझे जो आपकी स्पीचेज़ हैं और जो आपकी टीचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो एक आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, आपको ये बताते हैं कि इंसान
ने अगेन वो सर्वाइवल और वो जद्दोजहद जो एक इंसान की मुसलसल लगी हुई है, उसके अंदर आपने क्या करना है, चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आपकी जद्दोजहद, आपकी स्ट्रगल जो है वो हमेशा चलती रहती है। तो ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर समवन लाइक मी। मैं उनको बहुत शौक से सुनता हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि दोबारा मेरा जब भी उनसे इंटरेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर डार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में चीज़ों को बताया, समझाया, उससे यकीनन आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और ख़ास तौर पे जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन मिली होगी और एक डायरेक्शन भी मिली होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।